नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब एक नजर सुपरफास्ट की ओर। वहीं लखनऊ में यूपी सरकार ने जापानी निवेश बढ़ाने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास 500 एकड़ में जापानी सिटी विकसित की जाएगी। बता दें कि क्षेत्र में जापानी कंपनियों के लिए डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल हब बनाने की तैयारी है। यहाँ ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश पर जोर होगा। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 के बाद 3,191 बता दें कि 3,191 करोड़ की 2 परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग हुई। इनसे 10,000 से ज्यादा रोजगार मिलने की उम्मीद है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपना कुनबा बढ़ाना शुरू कर दिया है। श्रीनगर की निर्दलीय मेयर आरती भंडारी भाजपा में शामिल हुई। उनके साथ श्रीनगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद शामिल है। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी को पार्टी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। इस दौरान कैबिनेट मंत्री और श्रीनगर विधायक धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि नए सदस्यों के आने से पार्टी मजबूत होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश और पीडीए परिवार ज्योति जनगणना चाहता है और आबादी के हिसाब से सभी को हक मिलना चाहिए। अखिलेश ने बता दें कि अखिलेश ने महंगाई, सड़कों की खराब स्थिति और स्कूल बंद होने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेसवे में गड्ढे और सड़क निर्माण की जांच की मांग की। अखिलेश यादव ने कहा कि देश का सबसे बड़ा संकट बीजेपी हटेगी तो संकट भी हटेगा। लखनऊ में सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के जाट समाज को लेकर दिए गए बयान पर बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में जातीय संघर्ष का माहौल बनाना चाहती है। उन्होंने जाट समाज के कथित अपमान को लेकर अखिलेश यादव से माफी मांगने की मांग की है। राकेश त्रिपाठी ने कहा कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव ने चौधरी चरण सिंह से राजनीति सीखी थी, लेकिन अब सपा उनके नाम का भी अपमान कर रही है। लखनऊ में अखिलेश यादव के पोस्ट पर अपना दल सोनेलाल के नेता आशीष पटेल ने पलटवार किया है। फेसबुक पोस्ट के जरिए आशीष पटेल ने कहा कि उनकी पार्टी ट्वीट रिट्वीट की राजनीति नहीं करती, बल्कि जनता के बीच काम करने और गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े रहने में विश्वास रखती है। उन्होंने दावा किया कि 2027 में एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगा। आशीष पटेल ने कहा कि जनता सब देख रही है और आने वाले चुनाव में अपना स्पष्ट जनादेश देगी। देहरादून में उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी बालकृष्ण को लेकर सवाल उठाए हैं। गोदियाल ने मसूरी और यमकेश्वर क्षेत्र में जमीनों से जुड़े मामलों में बालकृष्ण की भूमिका पर सवाल खड़े करते हुए पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि संबंधित जमीनों और मामलों में बालकृष्ण की क्या भूमिका रही यह सार्वजनिक होना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की है कि मामले की पूरी सच्चाई जनता के सामने रखी जाए। उनके आरोपों के बाद उत्तराखंड में जमीनों से जुड़े मामलों को लेकर सियासी बहस और तेज होने के आसार हैं। और यूपी की सियासत में सीट बंटवारे को लेकर घमासान तेज हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 2027 चुनाव में बीजेपी अपने सहयोगी दलों को 162 सीटें दे सकती है। उनके मुताबिक बीजेपी तो 41 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी। वहीं रालोद, सुभाषपा, निषाद पार्टी और अपना दल के लिए भी सीटों का फॉर्मूला बताया गया है। बीजेपी और सहयोगी दलों ने इस दावे को खारिज कर अफवाह बताया है। बीजेपी ने अखिलेश पर पलटवार किया है। देहरादून में मतदाता सूची में नाम काटने को लेकर एक बार फिर आपत्तियों के गलत इस्तेमाल का आरोप सामने आया है। बता दें कि विधायक फुरकान अहमद ने दावा किया है कि उनके नाम पर आपत्ति लगाई गई है, जबकि वे संबंधित क्षेत्र के निवासी नहीं है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार लंबे समय से वही निवास करता था और वे खुद कई बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं। विधायक ने कहा कि उनके पिता 5 बार सरपंच रहे हैं, जबकि उनके भाई भी 3 बार सरपंच रह चुके हैं। बावजूद इसके उनके नाम पर आपत्ति लगाई गई है। उन्होंने संबंधित व्यक्ति से संपर्क किया तो उसने आपत्ति लगाने से इनकार कर दिया। फिलहाल संबंधित व्यक्ति विधायक के साथ एसडीएम कार्यालय के अधिकारियों से कहा तो उसने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की। लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच के दौरान 2 नेपाली महिलाओं के बैग से 32 बोर का जिंदा कारतूस मिलने से हड़कंप मच गया। सीआईएसएफ ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की और सरोजनी नगर पुलिस को सौंप दिया। जांच में पता चला कि कारतूस उनके परिचित ओम नारायण का था और गलती से महिलाओं के बैग में चला आ गया था। ओम नारायण ने पुलिस को शस्त्र लाइसेंस भी दिखाया। इसके बाद दोनों महिलाओं को छोड़ दिया गया, लेकिन उनकी दिल्ली की फ्लाइट छूट गई। लखनऊ में अल्पसंख्यक आयोग के खाली पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई है। आयोग के पद 12 जून 2024 से खाली बताए जा रहे हैं और मामला लंबे समय से लंबित है। कोर्ट ने सरकार को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के लिए 4 हफ्ते की और मोहलत दी है।
सरकार ने बताया कि लंबित आवेदनों पर एक साथ विचार किया जाएगा और जनवरी से अब तक 12 नए आवेदन मिले हैं। हालांकि कोर्ट सरकार के जवाब से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ। अगली कार्रवाई, बता दें कि अगली सुनवाई 21 सितंबर को होगी। वाराणसी में हिंदी फिल्मों और ओटीटी के चर्चित अभिनेता अमित सियाल पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन किए। इसके बाद बाबा काल भैरव के दरबार में भी हाजिरी लगाई। इस दौरान विधायक नीलकंठ तिवारी उनके साथ मौजूद रहे। दर्शन के बाद विधायक ने उन्हें क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। अमित सियाल ने काशी की गलियों का भ्रमण किया और बनारसी संस्कृति को करीब से जाना। उन्होंने मशहूर व्यंजनों के साथ दीना गुरु की हींग कचौड़ी का भी स्वाद चखा। लखनऊ समेत यूपी में बाढ़ के हालात को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड पर है। बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत और बचाव अभियान तेज कर दिया गया है। प्रयागराज में एनडीआरएफ की टीमें सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। वहीं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर श्रद्धालुओं को बाढ़ और डूबने से बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं। सरकार ने दामिनी और सचेत ऐप से मौसम और बिजली गिरने की चेतावनी पाने की अपील की है। लोगों से नदी, तालाब और तेज बहाव के आसपास से दूर रहने को कहा गया है। लखनऊ में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने डीएम और मंडलायुक्तों को स्कूलों में साफ सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शिकायत मिलने पर तत्काल जांच करने को कहा गया है। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में पानी, शौचालय, बिजली और हाथ धोने की व्यवस्था दुरुस्त रखने के आदेश दिए गए हैं। एमडीएम, किचन, ब्लैक बोर्ड और अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान देने को कहा गया है। माध्यमिक स्कूलों में यूनिफॉर्म और किताबें समय पर उपलब्ध कराने के साथ बारिश के दौरान विशेष सफाई अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए हैं। लखीमपुर खीरी में परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन सेफ फ्यूचर 2.0 के तहत चलाए गए अभियान में 15 वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 40 वाहनों के चालान काटे गए हैं। एआरटीओ खीरी के मुताबिक नियमों का उल्लंघन करने पर 7 स्कूली वाहनों को भी सीज किया गया है। विभाग की इस कार्रवाई से वाहन संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने साफ किया है कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इटावा में स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। मिशन सेफ फ्यूचर के तहत एआरटीओ परिवर्तन हुमा परवीन के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया गया है। कार्रवाई के दौरान 20 स्कूली वाहन सीज किए गए हैं, जबकि 132 अनफिट वाहनों को नोटिस जारी किया गया है। जिले में करीब 940 स्कूल वाहन पंजीकृत है और लगातार जांच की जा रही है। फिटनेस फेल और परमिट में गड़बड़ी वाले वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। अचानक हुई कार्रवाई के बाद विभाग की पिछली कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ की कारण स्टेडियम में लखनऊ फाल्कन्स और मेरठ मावेरिक्स के बीच मुकाबला देखने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी पहुंचे। यूपी T20 की गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन संजय कपूर भी दर्शक दीर्घा में पहुंचे और दर्शकों से आयोजन को लेकर बातचीत की। मैच के दौरान दर्शकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। क्रिकेट प्रेमियों ने यूपी T20 की जमकर तारीफ की। संजय कपूर ने कहा कि यूपी T20 युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच दे रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसूनी बारिश का कहर जारी है। प्रयागराज में 4 दिन से हो रही बारिश के चलते दारागंज और करेली में बाढ़ जैसे हालात है। कई घरों में 5 फीट तक पानी भर गया है। हाईकोर्ट ने डीएम को जल्द पानी निकालने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने 63 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है, जबकि 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वाराणसी, सोनभद्र, बहराइच और चित्रकूट में भी बाढ़ का असर बढ़ रहा है। लखनऊ के पारा इलाके में अवैध डेयरियों के खिलाफ नगर निगम ने फिर कार्रवाई की है। मोहान रोड के पास पिंक सिटी में सुबह नगर निगम की टीम पुलिस और पीएसी बल के साथ पहुंची। सुरक्षा के लिए जवान हेलमेट, डंडे और बुलेट प्रूफ जैकेट में तैनात रहे। कैटल कैचर टीम ने डेयरियों से भैंसों को पकड़कर कांजी हाउस भेजना शुरू कर दिया। इससे पहले मंगलवार को भी 200 से ज्यादा भैंसें पकड़ी गई थी। 16 अगस्त के हमले के बाद कार्रवाई और सख्त कर दी गई है। हमीरपुर में जमरही तीर से ग्राम भौली तक सड़क निर्माण की मांग को लेकर स्कूली बच्चों और उनके परिजनों ने कलेक्टर परिसर का घेराव किया। परिजन बच्चों के साथ जिलाधिकारी से मिलने की मांग पर अड़े रहे। स्थिति को देखते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में एडीएम, एएसपी समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पूरे परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। जिला प्रशासन प्रदर्शन कर रहे परिजनों को समझाने में जुटा है। वहीं परिजन जिलाधिकारी अभिषेक गोयल से मुलाकात की मांग कर रहे हैं। सहारनपुर में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है। देवबंद पुलिस को बता दें कि देवबंद पुलिस की गौकशी के आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ में आरोपी शकील के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल हालत में अस्पताल भेजा गया। आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस और एक खोखा कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस ने एक जिंदा गौवंश, बाइक और गौकशी में इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। आरोपी पर 8 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं।
इटावा में राहुल हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। पुलिस के मुताबिक जसवंत नगर में युवक की हत्या के मामले में आरोपी अंशुल को पकड़ने पहुंची टीम को देखकर उसने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी। पुलिस ने अंशुल को गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं आरोपी के एक अन्य साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिजनौर के नजीबाबाद में गुलदार ने 6 साल के बच्चे पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत होगी। बताया जा रहा है कि बच्चा अपने भाई और फुफा के साथ पड़ोस में जा रहा था, तभी पीछे से आए गुलदार ने उसे निशाना बना लिया। 2 दिन पहले भी इसी इलाके में गुलदार ने एक कुत्ते का शिकार किया था। घटना के बाद एसडीएम वन विभाग और पुलिस मौके पर पहुंचे। गुलदार को पकड़ने के लिए ड्रोन से निगरानी और पिंजरा लगाया गया है। हमीरपुर के राट कस्बे में स्कूल जा रही 2 बसों के आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसा सेना रोड पर हुआ, जिसमें बसों में सवार कई बच्चे घायल हो गए। टक्कर के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही घायलों को इलाज के लिए सीएचसी राट पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने सभी बच्चों का इलाज किया और उनकी हालत सामान्य बताई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लेते हुए बच्चों को बेहतर इलाज देने के निर्देश दिए हैं। श्रावस्ती के भिंगा कोतवाली क्षेत्र में मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर करीब 13,000 रुपए चोरी कर लिए गए। चोरों ने शटर का ताला तोड़ा और गले में रखी नकदी पार कर दी। दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे का तार भी काट दिया गया, लेकिन दूसरे कैमरे में पूरी वारदात कैद हो गई। सुबह पड़ोसी दुकानदार ने फोन कर दुकान मालिक को चोरी की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर की पहचान में जुटी हुई है। अम्बेडकर नगर के मालीपुर थाना क्षेत्र में घर में सो रहे अधेड़ की हत्या से सनसनी फैल गई। तेनुआ गांव में अजय शुक्ला उर्फ गब्बर का शव घर से, बता दें कि घर के अंदर बिस्तर पर खून से लथपथ मिला। मृतक अविवाहित था, जबकि उसके भाई परिवार के साथ रोजी रोटी के लिए सूरत में रहते हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीओ ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा के नौगावा सादा थाना क्षेत्र में ग्राम प्रधान की पशुशाला से नौकर का कई दिन पुराना शव मिलने से सनसनी फैल गई। गांव नाजरपुर कला में भूसे के ढेर के अंदर प्रदीप कुमार का सड़ा गला शव बरामद हुआ। सूचना पर एसपी लखन सिंह यादव पुलिस फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्या समेत सभी पहलुओं पर जांच की जारी है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। इसी के साथ फिलहाल के लिए सुपरफास्ट में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 360। नमस्कार।